यह बात उस समय की है जब राजस्थान के किसी गांव में 3 ठग रहा करते थे। उनके गांव में कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जिसे उन्होंने ठगा ना हो। सभी गांव वाले उन तीनों से बहुत ही परेशान थे। लगभग गांव के हर आदमी को उन ठगों ने अपने जाल में फंसा रखा था और तो और आसपास के गांवों के लोगों को भी उन तीनों ने कभी न कभी ठगा ही था। अब तो आसपास के गांव और अपने गांव के सभी लोगों को यह पूरी तरीके से पता चल चुका था कि यह तीनों बहुत ही बड़े ठग हैं और अपनी ठग विद्या के नए नए पैतरे आजमा कर या लोगों को ठगते ही हैं। इसीलिए उस गांव के लोग और आसपास के गांवों के लोग उन सभी से सावधान रहते थे। जैसे ही किसी गांव के आदमी को उन तीनों में से कोई एक या वह तीनों सामने आते हुए दिखाई देते तो गांव के लोग अपना रास्ता बदल देते थे। इस तरह से अब उन तीनों को अपनी रोजी रोटी कमाने में बहुत ही परेशानी होने लगी थी। हालात यह हो चुकी थी कि अब उन तीनों के पास कोई भी वस्तु न थी। जब वे तीनों बहुत ही परेशान हो चुके तो उन्होंने आसपास में यह सलाह की कि आसपास के गांवों के लोगों को अब उनके बारे में जान चुके हैं, इसीलिए अब उनके चक्कर में कोई नहीं फंसता। तो क्यों न किसी दूसरे नगर में जाकर कोई ठगी का काम किया जाए। वह तीनों इस बात पर सहमत हो गए और फिर अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर वे तीनों किसी दूसरे नगर की तरफ चल दिए। चलते चलते उन तीनों को भूख और प्यास बहुत ही जोर की सताने लगी, लेकिन उनके पास तो एक भी रुपया नहीं था। ऐसी हालत में वह क्या करते, क्या खाते और क्या पीते। दूसरे नगर के बाजार में पहुंचकर वह तीनों इधर उधर नजरें दौड़ाने लगे तो उन्हें सामने ही एक हलवाई की दुकान में तरह तरह की मिठाइयाँ सजी हुई नजर आईं। जलेबी, लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला, न जाने क्या क्या। अब तो मिठाइयों को देखकर उनके मुख में पानी भर आया और उनकी भूख और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उन तीनों में से रामू सबसे बड़ा था, इस नाते से बाकी दोनों ठग उसे उस्ताद कहकर पुकारा करते थे। तब रामू उस्ताद ने अपने दोनों बाकी साथियों से कहा, भाइयों अब कुछ खाया पिया जाए, क्योंकि चलते चलते हम बहुत ही थक चुके हैं और हम सभी को भी बहुत ही ज़ोरों से भूख भी लगी है। तो चलो आज क्यों ना सबसे पहले इस हलवाई की दुकान पर ही अपनी ठग विद्या को आजमाया जाए। रामू की बात सुनकर बाकी दोनों साथी भी बहुत ही खुश हुए और वह चहकते हुए कहने लगे, हाँ हाँ उस्ताद जी, आप सही कह रहे हैं। पहले पेट पूजा, उसके बाद कोई काम दूजा। इसमें से एक कहने लगा, मैं तो एक सेर लड्डू खाऊंगा। उसकी बात को सुनकर तीसरा ठग बोला, उस्ताद मैं तो एक सेर जलेबी खाऊंगा, गर्मा गर्म बन रही है, इन्हें देखकर ही मेरे मुख में पानी भर आया है। अब रामू ने एक योजना बनाई और फिर अपने बाकी दोनों साथियों के कान में कुछ समझाने लगा। अब उन्होंने सारी योजना समझ ली तो फिर अपनी योजना के अनुसार दोनों ठग दुकान के अंदर चले गए और दुकान में जाकर वह बैठ गए। अपनी दुकान में ग्राहकों को आया हुआ देखकर हलवाई और उसकी पत्नी बड़े ही खुश हुए। दरअसल बात यह थी कि दुकानदार लाला राम बहुत ही कंजूस आदमी था। उसने कभी किसी को कुछ नहीं दिया था। उसकी कंजूसी की वजह से ही उसकी दुकान पर ग्राहक धीरे धीरे कम होते जा रहे थे और आज तो सुबह से एक भी ग्राहक उनकी दुकान पर आया ही नहीं था। सुबह से बैठे बैठे पति पत्नी दोनों सिर्फ मक्खियाँ ही मार रहे थे। जब उन्होंने देखा कि दो दो ग्राहक उनकी दुकान पर आए हैं तो लाला राम बहुत ही खुश हुआ और अपनी पत्नी से कहने लगा, रामकली देखो तो
आज तो भगवान ने हम पर बहुत ही मेहरबानी कर दी है, एक साथ दो दो ग्राहक भेज दिए हैं। रामकली बोली, अजी ऐसे खुश होते रहोगे या फिर जाकर पूछोगे भी कि क्या उनको चाहिए? लाला राम ने अपनी मिठाई की तरह अपनी जुबान पर चाशनी लगाते हुए बड़े ही प्यार से पूछा, भैया कौन सी मिठाई तोल दूं? यह सुनकर ठग लाला राम के पास गया और पूछने लगा, लाला जी जलेबी किस भाव है? जलेबी तोल दो। जलेबी गर्मा गर्म होनी चाहिए। अब क्योंकि वह सस्ता जमाना था तो मिठाइयों के दाम भी कम ही हुआ करते थे। लाला राम ने अपने नौकर को आवाज़ लगाई। नौकर गर्मा गर्म जलेबी लेकर आया और एक सेर जलेबी तोलकर भोला ठग को पकड़ा दिया। भोला वहीं पर बैठकर जलेबियां खाने लगा। भोला को जलेबी खाता हुआ देखकर थोड़ी ही देर के बाद घसीटा राम भी उठकर लाला के पास जा पहुंचा और कहने लगा, लाला जी देसी घी के लड्डू किस भाव दिए हैं? लाला ने कहा, 10 रुपयों के किलो। ठीक है लाला जी, एक सेर देसी घी के लड्डू तोल दीजिए। लाला ने लड्डू तोलकर घसीटा राम को दे दिया। घसीटा भी वहीं पर बैठकर लड्डू खाने लगा। ग्राहकों को मिठाइयाँ खाते हुए देखकर लाला अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो भाग्यवान, आज का दिन तो बहुत ही अच्छा शुरू हुआ है। कहाँ तो हमारे पास मिठाइयाँ लेने के लिए कोई भी नहीं आ रहा था और आज एक एक सेर मिठाइयाँ बिक गई हैं। रामकली कहने लगी, अरे अब क्या अपनी दुकान को खुद ही नज़र लगाओगे? थोड़ी देर के बाद भोला ने जलेबी खत्म की, हाथ झाड़े, मूँछों को ताव दिया और दुकान से बाहर जाने लगा कि तभी लाला राम ने उसे आवाज़ लगाई, अरे भैया जलेबी के पैसे तो देते जाओ। भोला राम कहने लगा, लाला जी मैंने तो आते ही तुम्हें 10 रुपये पकड़ा दिए थे जब आपने भाव बताया था। उसी समय सेठ कहने लगा, नहीं तुमने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया, जल्दी से मेरे पैसे मुझे दे दो। तब तो दोनों में बहस होने लगी थी। भोला कहने लगा कि उसने 10 रुपये लाला को दे दिए हैं, जबकि लाला का कहना था कि मुझे एक भी पैसा नहीं मिला। इसी बीच घसीटा राम ने जोर से आवाज़ लगाकर कहा, लाला दोनों के झगड़े में मेरे पैसे को मत भूल जाना। मैंने तो आते ही आपको 50 रुपये दे दिए थे। 10 रुपये के लड्डू हो गए, अब बाकी के 40 रुपये बकाया हैं। आप मुझे वापस लौटा दीजिए जो मैंने आपसे लेने हैं। लाला ने यह सुना तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। सोचने लगा, अब यह दूसरा भी मुझे ठगने के लिए आ गया है। एक तो पहले ही इस आदमी ने मुझे पैसे नहीं दिए और अब दूसरा बोल रहा है कि उसने मुझे 50 रुपये दिए हैं। लाला ने अपने गले में झांकते हुए देखा कि उनमें एक भी पैसा नहीं था। उसने भोला से कहा, भाई तुमने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया है, एक भी नया नोट मेरे गले में नहीं है। उसकी बात को सुनकर घसीटा भड़क उठा और बोला, सेठ जी तुमने इनके पैसे तो मार ही लिए, अब मेरे पैसे भी मारने की कोशिश कर रहे हो। मैं किसी भी कीमत पर अपने पैसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। अपने बाकी के 40 रुपये तुमसे लेकर ही जाऊँगा। अब तो भोला और घसीटा दोनों ही लाला राम हलवाई से लड़ने लगे। बाहर खड़ा हुआ उनका साथी रामू उस्ताद काफ़ी देर से यह सब कुछ देख रहा था। वह दुकान के अंदर गया और जाकर बैठ गया। लाला राम ने रामू को वहीं पर खड़े हुए देखा था और उसे पता था कि यह आदमी शुरू से ही सारा खेल देख रहा है। इसीलिए लाला राम ने रामू से कहा, अरे भाई तुम हो तो मेरी दुकान के बाहर खड़े हुए बहुत देर से, यह तमाशा भी देख रहे हो। तुमने इन दोनों को आते हुए भी देखा और इन्हें मिठाइयाँ खाते हुए भी देखा। तुम ही बतलाओ कि क्या इन्होंने मुझे कोई पैसे दिए थे? रामू जोर से कहने लगा, ना इन्होंने पैसे कहाँ दिए थे,
मैंने अपनी आंखों से देखा कि इन दोनों ने मिठाइयाँ लगवाई और खाने के लिए बैठ गए। लाला राम भोला और घसीटा राम से कहने लगा, देखो भाइयों, यह आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा है। यह भी कहता है कि तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। भोला और घसीटा अब पहले से भी ज़्यादा भड़कने लगे और बोले, हमें इस आदमी से क्या मतलब है? हमने तो पैसे दे दिए हैं। हम तो बस इतना ही जानते हैं। लड़ाई करते करते वे तीनों दुकान से बाहर आ गए और वहाँ पर लोगों की भीड़ भी इकट्ठी हो गई। तब किसी ने यह खबर शहर के कोतवाल को दे दी। कोतवाल ने अपने सिपाहियों को भेजा कि उन तीनों झगड़ा करने वाले को कोतवाल के सामने पेश करो, कोतवाली में पकड़कर ले आया जाए। कोतवाल के सैनिक आए और तीनों को पकड़कर कोतवाल के पास ले गए। अब वे दोनों तो कह रहे थे कि हमने पैसे दे दिए हैं। घसीटा के तो 40 रुपये अभी और भी बाकी थे, जबकि लाला राम का कहना था कि इन दोनों ने मुझे कोई भी पैसा नहीं दिया है। मैंने अपने गले में भी देख लिया, उसमें वही पैसे थे जो उनमें पहले से रखे हुए थे। या दोनों झूठ बोल रहे हैं। सारी बातें सुनने के बाद कोतवाल कहने लगा, लाला जी, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो इस बात को बता सके कि इन दोनों ने तुम्हें पैसे दिए हैं या नहीं? लाला सिर खुजलाते हुए याद करने लगा और फिर लाला को याद आया कि उस समय दुकान के बाहर एक आदमी खड़ा था जो थोड़ी देर के बाद उसकी दुकान के अंदर आकर बैठ गया था और उसने सब कुछ देखा था। उसने यह बात भी स्वीकारी थी कि उन दोनों में से किसी ने भी कोई पैसा नहीं दिया। यह ख्याल आते ही लाला का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने कोतवाल से कहा, कोतवाल जी, उस समय मेरी दुकान के सामने एक और ग्राहक खड़ा था जो थोड़ी देर के बाद मेरी दुकान के अंदर आ गया था। उसने सब कुछ देखा था और उसने इन दोनों के सामने यह भी बात कही थी कि यह दोनों झूठ बोल रहे हैं। कोतवाल ने कहा, तो ठीक है लाला जी, आज शाम तक उस गवाह को कोतवाली में पेश करो। अब तो लाला राम उल्टे पांव दौड़ता हुआ अपनी दुकान में जा पहुंचा। देखा तो रामू ठग अभी भी दुकान में ही बैठा हुआ था। लाला उसके हाथ पैर जोड़ते हुए कहने लगा, भैया, तुम मेरी गवाही दे दो तो मेरे पैसे मिल जाएंगे। तुमने तो शुरू से लेकर आखिरी तक सारा माजरा देखा है। रामू कहने लगा, लाला जी, मैं तो सारा कुछ देख ही रहा था। उन दोनों घटिया आदमियों ने तुम्हें एक भी पैसा नहीं दिया था और भरपेट मिठाई भी खा ली थी। लाला कहने लगा, तो चलो मेरे साथ कोतवाल के सामने। अब रामू ने एक चाल चली। वह कांपते हुए कहने लगा, लाला जी, मैं चल तो देता, परंतु मुझे बड़ी जोरों से ठंड लग रही है। लगता है कि मुझे बुखार चढ़ गया है। यही कहते कहते वह जोर जोर से कांपने लगा। लाला ने जब रामू को छू कर देखा तो सोचने लगा कि इसको बुखार तो है ही नहीं, परंतु हो सकता है कि बिना मौसम के बुखार चढ़ गया हो जो शरीर के अंदर ही तप रहा हो। उसने अपनी पत्नी रामकली को आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे रामकली, जरा मेरी पश्मीना की चादर तो ले आओ जो मैंने कल ही कश्मीर से मंगवाई है। बड़ी ही अच्छी और गर्म चादर है। वह इस भाई को उड़ा दो, इसके शरीर में गर्मी आ जाएगी। और हाँ, इसके लिए गर्मा गर्म चाय भी बना दो। चाय के अंदर पानी मत डालना, दूध में पत्ती डाल देना। रामकली यह सुनकर बड़ी हैरान हुई, क्योंकि वह अपने कंजूस पति की आदत को जानती थी। जब भी घर में कोई मेहमान आता तो पहले तो बोल देता कि रामकली चाय बना दो, और जब रामकली चाय बनाने के लिए बैठ जाती तो पीछे से गर्दन हिलाकर ना का इशारा कर देता था। अब तो रामकली असमंजस में पड़ गई कि चाय बनाऊं या ना बनाऊं।
तब उसके पति लाला राम ने एक बार फिर से आवाज़ लगाई, अरे रामकली, देर ना करो, जल्दी से चाय बना दो, हमें कोतवाली भी जाना है। अब तो रामकली ने चाय बनाई और चाय का प्याला भर के रामू के सामने रख दिया। रामू ने चाय का एक घूंट पिया और फिर बोला, लाला जी, मैं खाली चाय तो पीता नहीं हूँ, चाय के साथ मुझे कुछ और भी चाहिए। लाला राम हलवाई ने देसी घी के 4 लड्डू और 4-6 जलेबियाँ उठाकर रामू को पकड़ा दी और कहने लगा, भैया, इनके साथ जल्दी जल्दी चाय पी लो और मेरे साथ कोतवाली चलो। रामू धीरे धीरे चाय की चुस्कियाँ लेता रहा और साथ ही साथ लड्डू और जलेबी के मज़े भी ले रहा था, जबकि लाला राम का दिल जल रहा था कि यह जल्दी से जलेबी खाए और मेरे साथ कोतवाली चले। थोड़ी देर के बाद रामू ने लड्डू और जलेबी खत्म कर दी, मूँछों पर ताव दिया और कहने लगा, लाला जी, अब तो ठीक लग रहा है, लगता है कि मेरा बुखार धीरे धीरे कम हो रहा है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। लाला राम रामू को लेकर फिर कोतवाल के सामने पहुँच गया। लाला राम ने कहा, हुजूर, यह वही आदमी है जिसने यह सारा माजरा देखा था। कोतवाल ने रामू से पूछा, क्यों भाई, तुमने इनको मुफ्त में मिठाइयाँ खाते हुए देखा है? तो रामू एकदम से अपने तेवर बदलते हुए कहने लगा, नहीं कोतवाल जी, मैंने तो इन दोनों को पैसे देते हुए देखा है। एक ने तो आते ही 10 रुपये का नोट दिया था और दूसरे ने 50 रुपये का नोट दिया था और लाला जी ने कहा था कि बाकी के 40 रुपये बाद में ले लेना। यह सुनते ही लाला राम के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। उसने रामू से कहा, अरे भाई, तुम यह क्या बोल रहे हो? तुमने तो मेरी तरफ से गवाही देनी थी। रामू ने कहा, जब तुमने मुझे मारने पीटने की धमकी दी तो मैं और क्या कहता। और फिर वह कोतवाल से कहने लगा, देखो हुजूर, इसने मुझे बहुत ही डराया धमकाया, इसीलिए मैं गवाही देने को तैयार हो गया था, परंतु आपके सामने मुझे किसी और का डर नहीं है। यह सुनते ही लाला राम के पैरों के तले जमीन जैसे खिसक गई। वह समझ गया कि यह तीनों मिलकर मुझे ठग रहे हैं और तीनों ही ठग हैं। उसने रामू से हाथ जोड़ते हुए कहा, भैया, क्यों झूठ बोलते हो? मैंने तुम्हें चाय, लड्डू और जलेबी भी खिलाई है, उनके वास्ते तो कम से कम तुम सच बोल दो। रामू तपाक से कहने लगा, हुजूर, इसने अपने मुंह से कबूल कर लिया कि इसने मुझे जलेबी, लड्डू और चाय पिलाई है, उनके वास्ते तो कम से कम तुम सच बोल दो। रामू तपाक से कहने लगा, हुजूर, इसने अपने मुंह से कबूल कर लिया कि इसने मुझे जलेबी, लड्डू और चाय पिलाई है। हाँ, इसने मुझे चाय पिलाई, लड्डू खिलाए, क्योंकि इसने जब मुझे डराया धमकाया तो मैं डर के मारे कांपने लगा और तब मुझे सहज करने के लिए इसने चाय और लड्डू और जलेबी मुझे खिला दी। यह सुनकर तो कोतवाल को बड़ा ही गुस्सा आया और वह लाला राम के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगा, लाला, यह तुम क्या बोल रहे हो? इन भले आदमियों पर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि इन्होंने पैसे नहीं दिए और दूसरा तुमने इस भले इंसान को डराया धमकाया। इतना सुनकर रामू बोला, हुजूर, इस लाला का कोई भरोसा ही नहीं है। या तो यह भी कह सकता है कि मैंने जो चादर ओढ़ रखी है वह इसी ने मुझे दी है। लाला चिल्लाकर कहने लगा, हाँ हाँ हुजूर, यह चादर मेरी है और मैंने इसे तब दी थी जब इसे ठंड लग रही थी। रामू अब कोतवाल की तरफ देखते हुए तपाक से बोला, हुजूर, जो मैंने कहा था वह सच हो गया। यह तो एक नंबर का ठग है, मिठाई देकर लोगों से दोगुनी कीमत वसूल करता है। अब तो कोतवाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह लाला को फटकारते हुए कहने लगा, लाला, चुपचाप इन्हें 40 रुपये वापस दे दो,
नहीं तो तुम्हें अभी के अभी उठाकर कैदखाने में डाल दूंगा। लाला भी अब यह अच्छी तरीके से समझ चुका था कि वह ठगों के जाल में फंस चुका है और उसने 40 रुपये निकाले और घसीटा राम को दे दिए और फिर बिना किसी अपराध के वह माफ़ी मांगकर अपनी दुकान की तरफ चल दिया। वे तीनों भी कोतवाली से बाहर आए और लाला के पीछे से कहने लगे, क्यों लाला जी, कैसी रही? मिठाई भी खा ली और पैसे भी नहीं दिए हमने, और तुमसे तुम्हारी कीमती चादर भी ले ली। इसके बाद तीनों ठग और लाला अपने अपने रास्ते चले गए। लेकिन ठगों को यह मालूम नहीं था कि जब वे लोग लाला को चिढ़ा रहे थे तो कोतवाल उनके पीछे खड़ा हुआ यह सब कुछ सुन रहा था। अब इसे इस बात का एहसास हो गया कि उसने एक गलत फैसला कर दिया है और यह तीनों साथी ठग हैं, लेकिन उनके पास कोई सबूत ही नहीं था। इसीलिए उसने ठगों से कुछ नहीं कहा और उन्हें जाने दिया। उसके बाद तो तीनों ठगों के हौसले और भी ज़्यादा बढ़ गए। वह सोचने लगे कि इस शहर के लोगों को बड़ी ही आसानी से ठगा जा सकता है। उस रात को वे तीनों रात बिताने के लिए एक सराय में पहुंच गए। अगले 2-3 दिन तक उन्होंने कुछ और लोगों के साथ भी ठगी की और काफ़ी दौलत इकट्ठी कर ली। तीसरे दिन उन्होंने फैसला किया कि अब वह इस शहर से निकल जाएंगे। लेकिन उस रात को हुआ यह कि जब वे लोग सराय में रुके हुए थे तो उनके साथ ही एक आदमी और जाकर रुका जो देखने में काफ़ी धनवान लग रहा था। वे तीनों ठग उससे बातचीत करना शुरू करते हैं तो पता लगता है कि वह आदमी शहर में आया हुआ है। एक घोड़ों के सौदागर का मुंशी था जिसे कल सुबह अपने मालिक के काम से एक दूसरे नगर में जाना था। बातों बातों में ही पता लगा कि उस घोड़े के सौदागर के पास एक से बढ़कर एक बढ़िया नस्ल के घोड़े हैं जिनकी कीमत हजारों में है। ठगों ने उस आदमी से घोड़ों के सौदागर का नाम पता मालूम किया और अगली सुबह उन्होंने योजना बनाई कि क्यों ना इस शहर को छोड़ने से पहले एक आखिरी बार ठगी की जाए और इस घोड़े के सौदागर से एक अच्छी नस्ल का घोड़ा जिसकी कीमत हजारों में हो उसे ठग लिया जाए। और फिर उन तीनों ने घोड़ों के सौदागर को ठगने की योजना बना ली। उनमें से 2 ठग रामू और घसीटा घोड़े के सौदागर के पास पहुँचे जहाँ पर सौदागर का खेमा लगा हुआ था। रामू सौदागर के पास पहुँचा और कहने लगा, मुझे एक बहुत ही अच्छी नस्ल का घोड़ा चाहिए, कीमत चाहे जो भी हो हम देने को तैयार हैं। और साथ ही उसने अपने साथ आए हुए घसीटा का परिचय देते हुए कहा, यह मेरा भाई है जो कि बेचारा आंखों से अंधा है, यह भी मेरे साथ चला आया है। सौदागर ने कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक से बढ़कर एक नस्ल के घोड़े हैं। और फिर सौदागर ने उन्हें एक बहुत ही बढ़िया घोड़ा लाकर दिखला दिया और कहा कि इस घोड़े की कीमत हजारों रुपए हैं, क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? घोड़े को देखते ही रामू मन ही मन सोचने लगा कि सचमुच घोड़ा तो बहुत ही शानदार है। उसने सौदागर से कहा, मैं घोड़ा खरीदने से पहले एक बार इसकी सवारी करके इसकी रफ्तार और इसकी चाल देखना चाहता हूँ। अगर मुझे सब कुछ ठीक ठाक लगा तो मैं इस घोड़े को मुँहमांगी कीमत देकर भी खरीदने को तैयार हूँ। आप मुझे इसकी सवारी करने दें। जब तक मैं एक चक्कर लगाकर आता हूँ तब तक मेरा यह अंधा भाई आपके पास ही बैठा रहेगा। सौदागर ने कहा, हाँ हाँ हुजूर, बेशक आप बिना किसी परेशानी के इस घोड़े की चाल और रफ्तार को परख सकते हैं। उसके बाद रामू उस शानदार घोड़े पर सवार हो गया। असल में उन दोनों ठगों की यह योजना थी कि रामू घोड़े की रफ्तार परखने के बहाने से घोड़े को लेकर रफू चक्कर हो जाएगा और
पीछे से उसका साथी घसीटा भी मौका देखकर वहाँ से निकल जाएगा। रामू ने घोड़े को एड़ लगाई। घोड़े ने दौड़ना शुरू किया। रामू मन ही मन में बहुत ही खुश हो रहा था कि चलो मेरा काम बन गया है, घोड़ा अब मेरे कब्जे में आ गया है। घोड़े को दौड़ाता हुआ रामू जैसे ही कुछ दूर गया कि तभी अचानक घोड़े ने भड़कना शुरू कर दिया और वह बुरी तरीके से उछलने लगा। वह तो रामू के काबू से बाहर हो गया था। उसने रामू को जमीन पर पटक दिया। बेचारा रामू बुरी तरीके से घायल हो चुका था। जब तक उसने होश संभाला तो देखा कि उसके चारों तरफ कोतवाल के सिपाही खड़े थे और उनके सामने वह सौदागर भी खड़ा था जिसका घोड़ा वह चुरा कर लाया था। सौदागर ने मुस्कुराते हुए रामू से कहा, तो रामू उस्ताद, आज तो तेरी ठगी तुझ पर ही भारी पड़ गई ना। असल में मैं कोई घोड़ों का सौदागर नहीं बल्कि मैं नगर का कोतवाल हूँ और यह सारा नाटक मैंने ही रचाया था। उस दिन जब तुम लाला राम हलवाई को ठग कर खुशी खुशी वापस लौट रहे थे तब मुझे तुम तीनों पर शक हो गया था, लेकिन मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं था और मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। इसीलिए मैंने अपने कुछ जासूस तुम्हारे पीछे लगा दिए जो कि तुम्हारी हर गतिविधियों पर नज़र रख रहे थे। वह आदमी जो तुम्हें सराय में मिला था और जिसने तुम्हें मेरे घोड़ों के बारे में बतलाया था वह भी मेरा ही आदमी था और जिस घोड़े को चुरा कर तुम भाग रहे थे यह कोई मामूली घोड़ा नहीं बल्कि यह मेरा घोड़ा है और इसको मैंने इस तरह से प्रशिक्षित किया है कि यह अपनी पीठ पर मेरे अलावा किसी और को बैठने ही नहीं देता है और जो ऐसा करता है उसका वही अंजाम होता है जो तुम्हारा हुआ है। और तुम्हारा वह दूसरा साथी जो कि अंधे होने का नाटक कर रहा था उसे भी मेरे सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया है। अब जल्दी से अपने तीसरे साथी के बारे में बतलाओ वरना मेरे सिपाही तुम्हें कोड़े मार मार कर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे। मरता क्या न करता। बेचारा रामू अब अपने ही जाल में फंस चुका था। कोड़े पड़ने के डर से उसने तुरंत अपने तीसरे साथी के बारे में बता दिया जो कि वहीं से कुछ दूरी पर उन दोनों का इंतजार कर रहा था। कोतवाल के सिपाहियों ने तीसरे ठग को भी गिरफ्तार कर लिया। इस तरह से वह तीनों ठग जो आज तक कई लोगों को ठग चुके थे अब कोतवाल के हत्थे चढ़ चुके थे और उन्हें कई सालों तक कारागार में रहने की सज़ा सुना दी गई थी। उन तीनों ठगों के पकड़े जाने पर लोगों ने अब राहत की सांस ले ली और उन तीनों से बरामद हुए माल को उन सभी लोगों को वापस लौटा दिया गया जिनसे उन ठगों ने ठगी की थी। इस तरह से कोतवाल ने तीनों ठगों को चालाकी से पकड़कर कारागार में डाल दिया और सारे गांव वाले अब सुखपूर्वक जीवन जीने लगे।